जगजीवन राम और मेनका गांधी। साथियों, भारत के एक ऐसे राजनेता जिन्होंने दलितों और मजदूरों के हित के लिए अनेक कार्य किए, जिनका साथ पाने के लिए ब्रिटिश सरकार भी तरसती थी, जो काफी कम उम्र में ही भारत के सबसे युवा सांसद बन गए थे और अगले 50 सालों तक अनगिनत चुनाव जीतकर हमेशा संसद में बने रहे। उनकी अगुवाई में ही भारत ने 1971 के इंडो पाक युद्ध में विजय प्राप्त की थी और 70 के दशक में वो भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि उनकी सालों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। हम बात कर रहे हैं बाबू जगजीवन राम की, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकार के कैबिनेट के सबसे मशहूर मंत्री थे जगजीवन राम। अब तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने जगजीवन राम की छवि पर कलंक लगा दिया। तो बता दें कि वो कुछ ऐसी अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें थीं जिन्होंने 70 के दशक में राजनीति के गलियारों में बवाल खड़ा कर दिया था। तो वो तस्वीरें किसकी थी, उन्हें किसने वायरल किया था और आखिर क्यों? और तो और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी का क्या रोल था, जानेंगे जगजीवन राम के इस अनसुनी अनकही कहानी में। लेकिन उसके पहले उनके प्रारंभिक जीवन पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 के दिन बिहार के भोजपुर के चंदवा गांव में रहने वाले एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही परिवार वाले उन्हें प्यार से बाबूजी कहकर पुकारते थे। उनके पिता शोभाराम एक किसान थे, जिन्होंने कुछ समय के लिए ब्रिटिश सेना में नौकरी भी की थी, लेकिन कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी, जिसके चलते जगजीवन राम के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। लेकिन जगजीवन को बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी दिलचस्पी थी। वो उस समय 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे, मगर आगे की पढ़ाई के लिए पैसे ना होने की वजह से उनकी माताजी स्थानीय नन के पास मदद के लिए पहुंची। नन ने न सिर्फ लखनऊ स्थित क्रिश्चियन स्कूल में बाबूजी को मुफ्त पढ़ाई का ऑफर दिया, बल्कि उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका भेजने का भी वादा किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बदले में जगजीवन राम को ईसाई धर्म अपनाना होगा। हालांकि उन दिनों हिंदू समाज में भी दलितों को कुछ खास आदर नहीं दिया जाता था और आर्थिक तंगी में ऐसा ऑफर ठुकराना काफी मुश्किल था। लेकिन उनकी मां ने चर्च के फादर और नन से कहा कि नहीं, मेरा बेटा धर्म नहीं बदलेगा। बाबू जगजीवन राम की स्कूली शिक्षा के दौरान ही एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसे देख के कई अनुभवी लोगों ने कहा था कि लड़का काफी आगे जाएगा। दरअसल दलित समुदाय से होने के कारण उनको बचपन से ही सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का शिकार होना पड़ा। वो बिहार के आरा शहर में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, जहां के इंग्लिश स्कूल में वहां हिंदू और मुसलमान छात्रों के लिए पीने के पानी के अलग अलग मटके रखे जाते थे। और जब दलित समुदाय के छात्रों ने हिंदू छात्रों के रखे मटके से पानी पिया तो कथित ऊंची जाति के छात्रों ने उनका विरोध किया। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने दलितों के लिए एक और मटका रखवा दिया, जिससे नाराज होकर जगजीवन राम ने दलितों के लिए रखे गए मटके को फोड़कर अपना विरोध जताया और आखिरकार स्कूल प्रशासन को उनके सामने झुकना पड़ा। प्रिंसिपल ने सभी छात्रों के पानी पीने के लिए एक ही मटके की व्यवस्था करवाई। इसी बीच वर्ष 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय जगजीवन राम के स्कूल के दौरे पर पहुंचे, जहां संस्कृत भाषा पर जगजीवन की बेहतरीन पकड़ देखकर उन्होंने उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का प्रस्ताव दिया और 1987 में बाबू जगजीवन राम ने BHU में दाखिला ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें हॉस्टल मेस से लेकर क्लास तक भेदभाव का सामना करना पड़ा। सामाजिक छुआछूत की वजह से वहां के नाई तक ने उनके बाल काटने से मना कर दिया। हालांकि बाबू जगजीवन राम ने BHU में दलितों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को लेकर अन्य छात्रों के साथ मिलकर विरोध भी प्रकट किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और इसी वजह से उन्होंने BHU छोड़ दिया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इस बीच साल 1988 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता के वेलिंगटन स्क्वायर पर मजदूर रैली आयोजित की। इस रैली में 50,000 लोगों की भीड़ को संभालने में जगजीवन राम ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो देख नेताजी उनसे काफी प्रभावित हुए थे। जिसके बाद उन्होंने 1934 के नेपाल बिहार भूकंप में पीड़ितों तक रिलीफ पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संभाली।
इसके बाद धीरे धीरे वह राजनीति में भी पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए। साल 1936 में 28 साल की उम्र में जगजीवन राम को बिहार विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया। यहां से उनके राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा मिल चुकी थी। इसके बाद साल 1937 में वो डिप्रेस्ड क्लास लीग के नेता के तौर पर बिहार विधानसभा में एक ग्रामीण सीट से निर्विरोध चुने गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चुनाव में बाबू जगजीवन राम के साथ इस पार्टी के अन्य 14 विधायक भी चुनाव जीते थे। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत बिहार में अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने लोभ लालच देकर जगजीवन राम को अपनी तरफ करने की कोशिश की। लेकिन जगजीवन राम मंत्री पद और पैसों के लालच में नहीं आए और अंग्रेजों के साथ देने से हमेशा के लिए इनकार कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उन्हें पार्टी के साथ जुड़ने का ऑफर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें वो मंत्री बने। 1940 के दशक में बाबू जगजीवन राम के जीवन से जुड़ा एक किस्सा समग्र भारत में आकर्षण का केंद्र बना था। दरअसल बाबूजी दलित समुदाय के नेता थे और उन दिनों धार्मिक स्थलों में दलितों के जाने पर रोक थी। हालांकि एक बार उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर जाकर दर्शन करने की इच्छा जताई, तो जननेता होने की वजह से उनको तो जगन्नाथपुरी मंदिर में जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन उनकी पत्नी समेत बाकी लोगों को अनुमति नहीं मिली। इसलिए जगजीवन राम ने मंदिर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन की मेरी तमन्ना अधूरी रह गई। अगर वह अपने भक्तों से भेदभाव करते हैं तो वह दुनिया के भगवान कैसे हो सकते हैं। वहीं उन्होंने हिंदू महासभा में दलितों के लिए मंदिर और कुएं खोलने का प्रस्ताव भी रखा। वे कहते थे, हिंदुस्तान जहां भी जाओ जात साथ चलती है, जात के नाश में दलितों की मुक्ति है। इसी दौरान 8 अगस्त 1942 के दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और तमाम नेताओं के साथ जगजीवन राम को भी जेल जाना पड़ा, मगर वो जेल में रहकर भी आजाद भारत के आंदोलन में सक्रिय रहे। साल 1946 में आखिरकार अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला लिया। सभी नेताओं की रिहाई के साथ पंडित नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें जगजीवन राम सबसे कम उम्र के मंत्री बने। उन्हें लेबर मिनिस्टर का पद सौंपा गया। अगले साल देश को आजादी मिली और जगजीवन राम ने मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कानून बनाए, जैसे कि मिनिमम वेज, इंश्योरेंस और बोनस वगैरह, जिससे जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। और यह उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों का ही परिणाम था, जिसके बाद उन्हें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के तौर पर भी चुना गया। जिसके बाद बाबूजी पंडित नेहरू की सरकार में कम्युनिकेशन मंत्री, ट्रांसपोर्ट और रेलवे मंत्री भी रहे। दिसंबर 1956 से लेकर 1962 तक उन्होंने रेल मंत्री की भूमिका निभाते हुए संसद में 7 बार बजट पेश किया। वह कृषि मंत्री के तौर पर भी सफल रहे। उन्होंने पहली हरित क्रांति को भी साकार किया था। खैर, पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इस दौरान 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में विभाजित हो गई और जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी का साथ देने का फैसला किया। नतीजन उन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला। फिर साल 1970 से 1974 तक उन्होंने इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रक्षा मंत्रालय की कमान संभाली और 1971 में हुए इंडो पाक युद्ध में उनकी आगवानी में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पछाड़ दिया। इस तरह बांग्लादेश को आजादी दिलवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मगर साल 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने अचानक आपातकाल की घोषणा कर दी तो जगजीवन राम इससे नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और जनता दल के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी बनाई, जिसमें जगजीवन राम के साथ कांग्रेस के 5 वरिष्ठ नेता भी जुड़े थे। जो देख इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि उन्होंने एक बड़ी वोट बैंक गंवा दी। यानी एक तरफ आपातकाल की वजह से देश की जनता इंदिरा से नाराज थी, वहीं दूसरी तरफ जगजीवन राम के पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस की हार निश्चित हो गई और इंदिरा गांधी 1977 के आम चुनाव हार गईं और जनता दल ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करके मोरारजी देसाई को अपना प्रधानमंत्री चुना और जगजीवन राम बने उप प्रधानमंत्री। दोस्तों, साल 1977 के चुनावी माहौल का एक किस्सा आज भी कई राजनीतिक विशेषज्ञों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। तो बात कुछ ऐसी थी कि चुनाव के कुछ दिन पहले जगजीवन राम को दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करना था। इस सभा में लाखों की भीड़ जमा होने का अंदाजा लगाया जा रहा था, जिससे कांग्रेस को भारी झटका लग सकता था। इसलिए इंदिरा गांधी ने उसी दिन दूरदर्शन पर ऋषि कपूर की नई फिल्म बॉबी को चलवा दी। उस वक्त दूरदर्शन पर नई फिल्म का इतना जल्द आना असंभव सी बात थी।
इसलिए इंदिरा को लगा कि सभा में जाने के बजाय दिल्ली की जनता घर में रहकर फिल्म देखना पसंद करेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। जगजीवन राम की सभा में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि मैदान छोटा पड़ गया। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपी कि बाबू बिट्स बॉबी, बाबू ने बॉबी को हरा दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के बीच बाबू जगजीवन राम की लोकप्रियता कितनी अधिक थी। खैर, अक्टूबर 1978 में मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने की खबर सामने आई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे वरिष्ठ और काबिल नेता थे जगजीवन राम। लेकिन फिर देश के सामने आया ऐसा सेक्स स्कैंडल जिसने उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने पर पानी फेर दिया। दरअसल साल 1978 में सूर्या नाम के अखबार में जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम और उनकी प्रेमिका की कुछ तस्वीरें छापी गईं, जिसमें सुरेश अपनी प्रेमिका सुषमा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिख रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुरेश राम पहले से ही शादीशुदा और उनके बच्चे भी थे, जबकि उनकी प्रेमिका सुषमा सिर्फ 21 साल की थी। वो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा थी। सुरेश राम की तस्वीरों वाले रिपोर्ट का शीर्षक था रियल स्टोरी और मैगजीन का यह एडिशन देश भर में ब्लैक में बिकने लगा। एक उप प्रधानमंत्री के बेटे की ऐसी हरकत देखकर जनता में आक्रोश फैल गया। जगजीवन राम के सर पर कलंक लग गया और उनका जनता और सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया। यह उस समय का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल था, जिसने न सिर्फ जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर पानी फिर दिया, बल्कि उन्हें उप प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब सवाल यह है कि ये तस्वीरें आखिर मीडिया को मिली कैसे और क्यों सिर्फ एक मैगजीन ने इस तस्वीरों को छापा। तो सुरेश राम को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का बड़ा शौक था और वो अक्सर फ्लोराइड कैमरे से अपनी गर्लफ्रेंड की नग्न तस्वीर खींचा करते थे, जिन्हें वो अपने साथ लेकर घूमते थे। और ये तस्वीरें मीडिया तक कैसे पहुंची, उसे लेकर राजनेता राज नारायण ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि एक दिन सुरेश राम की मुलाकात पॉलिटिशियन ओमपाल सिंह से हुई और ओमपाल सिंह ने सुरेश राम से सिगरेट मांगी। जब उन्होंने सिगरेट देने के लिए अपनी कार का ग्लब खोला तो सिगरेट के पैकेट के साथ वो तस्वीरें नीचे गिर पड़ी। ओमपाल सिंह ने वो तस्वीरें उठा ली और सुरेश राम को वापस नहीं की। इन 40 से 50 तस्वीरों में 15 तस्वीरें उसी रात 1 बजे संजय गांधी के पास पहुंचाई गईं। ये तस्वीरें देखकर संजय गांधी की आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो उन्हें एक ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। उन्होंने तुरंत घर के अंदर जाकर इंदिरा गांधी को जगा दिया। अगले दिन 22 अगस्त को सुबह 9 बजे जनता पार्टी के सांसद कृष्णकांत के घर फोन बजा। दूसरे छोर पर जगजीवन राम थे और फोन रखते ही उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा, एक और बेटे ने अपने बाप को डुबो दिया। जिसके कुछ घंटों बाद जगजीवन राम खुद कृष्णकांत से मिलने उनके घर पहुंचे थे और साथियों उन्होंने अपनी टोपी कृष्णकांत के पैरों पर रखते हुए कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। हालांकि कृष्णकांत ने मीडिया में अपने संपर्कों के जरिए जगजीवन राम की मदद करने की कोशिश की, जिसके अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर शहीद नकवी का एक लेख छपा, जिसमें सुरेश राम के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए लिखा गया था, ये तस्वीरें उन पर दबाव डालकर खिंचवाई गई हैं। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। जगजीवन के राजनीतिक करियर की नैया डूब गई और कभी उनके आगे पीछे घूमने वाले लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। हालांकि उनकी इस हालत के पीछे जिम्मेदार इंदिरा गांधी को भी बताया जाता है। कहा जाता है कि उस समय भारत के हर अखबार ने इस खबर पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन जिस मैगजीन में इन तस्वीरों को छापा गया था उसकी संपादक इंदिरा गांधी की बहू संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी थी। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी जगजीवन राम के बढ़ते हुए रुतबे और प्रभाव से चिंतित थी। उन्हें अपने राजनीतिक करियर के खत्म होने का डर सता रहा था, इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया। वही मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने इस घटना का जिक्र करते हुए अपनी आत्मकथा ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस में लिखा है कि एक दोपहर मेरी मेज पर एक पैकेट आया, जिसमें जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम और कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की की अंतरंग तस्वीरें थीं, जो देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। फिर उसी शाम मेरे पास एक शख्स आया जो जगजीवन राम के दूल्हे का दावा करता था। उसने कहा कि अगर वो तस्वीरें नेशनल हेराल्ड और सूर्या में ना छापी जाएं तो बाबूजी मोरारजी देसाई का साथ छोड़ इंदिरा गांधी की तरफ आ सकते हैं। जो सुनने के बाद मुझे ये तस्वीरें लेकर इंदिरा गांधी के पास जाना पड़ा। लेकिन जब मैंने इंदिरा गांधी को जगजीवन राम के तरफ से की गई पेशकश का जिक्र किया तो इंदिरा गांधी ने कहा, मेरा उस शख्स पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। जगजीवन राम ने किसी और शख्स से ज्यादा मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहलवा दीजिए
कि पहले उन्हें अपना पाला बदलना होगा, तभी मैं मेनका से उन तस्वीरों को न छापने के लिए कहूंगी। कहा जाता है कि इस वार्तालाप की खबर मिलते ही जगजीवन राम कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर इंदिरा गांधी की मांग बढ़ती चली गई और जगजीवन ने कांग्रेस से जुड़ने के अपने फैसले को बदल दिया, जिसके बाद मेनका ने अपनी मैगजीन में सुरेश राम की तस्वीरें छाप दी और जगजीवन राम के राजनीतिक करियर की नैया डूब गई। उन्हें जनता पार्टी से भी अलग होना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस जे के नाम से अपनी पार्टी बनाई और साल 1986 तक सांसद में बने रहे, लेकिन उनका रुतबा अब काफी कम हो चुका था। 6 जुलाई 1986 के दिन 78 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जगजीवन राम के पास 1936 से 1986 तक 50 साल लगातार संसद में बने रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वो एक समय पर राजनीति के बादशाह भी कहे जाते थे, लेकिन बेटे के सेक्स स्कैंडल ने उनके जीवन के आखिरी सालों में उन्हें शर्मिंदा कर दिया। दोस्तों, क्या वाकई में बाबूजी को अपने बिगड़ैल बेटे के पापों की सजा मिली थी, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत एक महान नेता को भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने से रोका गया?